ताइवान से कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नंबर 1 चैनल के इस नंबर 1 शो में आज हम आपको चीन से हराने वाली एक बड़ी डील के बारे में बताने जा रहे हैं। ताइवान क्या, चीन क्या, ये खबर दुनिया की सभी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी हुई है। ताइवान और अमेरिका के बीच होने जा रही इस डिफेंस डील ने चीन की नींद उड़ा दी है। ताइवान पर महज 2 घंटे में कब्जा जमा लेने का दावा करने वाली चीन की सेना खौफ से भर गई है, क्योंकि अमेरिका से मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है, जो चीन की अकड़ को खाक में मिलाने के लिए काफी है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले देखिए ताइवान का नया हथियार, जिसे लेकर चीन की अब सारी प्लानिंग खटाई में पड़ गई है। साम, दाम, दंड, भेद, ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन वो सब कर रहा है जो कर सकता है। इस वीडियो को देखिए, ये चीन से जारी किया गया सबसे ताजा वीडियो है। इस वीडियो में पीएलए सैनिक अपनी ड्राइविंग स्किल दिखा रहे हैं। ताइवान पर धावा बोलने के लिए चीन की पूर्वी सीमा पर जमा हुए ये सैनिक स्टंट कर रहे हैं। लेकिन ताइवान चीन के ऐसे हर दांव को मात देने के लिए देखिए कैसे तैयार है। युद्ध का सायरन बजा और ताइवान का बहुत ही अहम हुलियान एयरबेस हमले के लिए तैयार हो गया। यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ान जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है, जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। जो कसर बाकी है उसे ताइवान की राष्ट्रपति अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाकर पूरी कर दे रही हैं। साई इंग वेन मंगलवार को अचानक फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंच गईं और उनका हौसला बढ़ाया। दरअसल ताइवान में ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर के किनारे पर बहुत हलचल है। एक के बाद एक फाइटर जेट उतर रहे हैं, वो भी ताइवान के सबसे खतरनाक फाइटर जेट। चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान का अलर्ट लेवल इतना ज्यादा है कि हुलियान एयरबेस 24 घंटे चीन की किसी भी स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार है। देखिए, जब हुलियान एयरबेस पर चीन के हमलों को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई तो ताइवान की एयरफोर्स ने कैसी तेजी दिखाई।
को चित करने के लिए ताइवान की तैयारी क्या है? ताइवान की ताकत क्या है? चीन के हमलों का जवाब ताइवान किन हथियारों से देगा? इसे जानने से पहले उस खबर को जान लीजिए जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। और वो खबर ये है कि अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है। ये खेप इतनी बड़ी है जो ड्रैगन के हर दांव को खाक कर सकती है। अमेरिका ताइवान को मारक मिसाइल देने का प्लान बना रहा है। ये खबर इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। ताइवान के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को मोटे मोटे अक्षर में छापा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ताइवान को एंटी शिप और एयर टू एयर मिसाइल देने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच होने जा रही ये डिफेंस डील $1.1 बिलियन की होगी। चीन का कहना है कि इस सौदे से इलाके में तनाव और बढ़ेगा, लेकिन चीन ने तनाव बढ़ने की जो आशंका जाहिर की है उसमें उसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात है, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के फाइटर जेट F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं, यानी समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। यानी ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उनके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान F-16 और जिन मिसाइलों से लैस हैं, उनमें एमरैम मिसाइल भी बहुत घातक है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी इंटरसेप्ट मिसाइल 120 जैसा कि नाम है, एमरैम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। ताइवान को अभी और 100 साइड वाइंडर मिसाइल मिलने जा रही हैं।
3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए, ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर की होती है। चाहे AMRAAM हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर प्लेन से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज का चीन के फाइटर्स से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। F-16 ताइवान की हवाई ताकत को वो धार देता है जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। चीन को इसी बात का डर है और अमेरिका ताइवान के जरिए यही करना चाहता है। इसलिए वो ताइवान के जंगी जखीरे को अपनी घातक मिसाइलों से भरने में लगा है। कच्चा चिट्ठा में हम चीन और ताइवान के बीच युद्ध के खतरे को लेकर लगातार कवरेज कर रहे हैं। दरअसल चीन और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में ताइवान तो सिर्फ बहाना लगता है। चीन का असली मकसद है पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम करना और ये कोई आज की चाइनीज थ्योरी नहीं है। चीन के मूल में ही विस्तारवाद है। शी जिनपिंग इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त उन्हीं पर है और इसके खिलाफ सिर्फ अमेरिका नहीं, अब यूरोप के कई देश भी उठ खड़े हुए हैं। चीन एक साथ इतने देशों से नहीं लड़ पाएगा। सवाल है ऐसे में क्या चीन ताइवान की तरफ जाने वाले रास्ते को छोड़ देगा? कच्चा चिट्ठा में अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कौन कर रहा है चीन की घेराबंदी। नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। ड्रैगन के वॉर ड्रिल से नहीं डरेगी दुनिया। ताइवान पर किया अटैक तो मिलेगा करारा जवाब। पहले अमेरिका का साथ, अब ऑस्ट्रेलिया से भी मिलेगा जवाब। ड्रैगन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड भी अब चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं।
क्योंकि इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। शी जिनपिंग की सेना जिन हथियारों पर युद्ध अभ्यास में धार चढ़ा रही है, उसका टारगेट सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि साउथ चाइना सी का पानी भी है। लिहाजा अमेरिका के सपोर्ट में यूरोप के ताकतवर देश भी सामने आ रहे हैं। ताजा उदाहरण है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पिच ब्लैक 2022 युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। ताइवान को दबोचने की चीन की नीति के खिलाफ अब अमेरिका के साथ यूरोप के देश भी जुड़ रहे हैं। क्वाड के सदस्य के तौर पर ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही चीन के खिलाफ खड़ा है और अब फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भी बिगुल बजा दिया है। ये ओपन सीक्रेट है कि चीन सिर्फ ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि इसके बहाने वो दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम करना चाहता है। इस अभ्यास में शामिल देशों ने साफ किया है कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नजर है। इस ड्रिल में अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हर 2 साल में पिच ब्लैक नाम से ये ड्रिल होती है। ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलने वाली इस एयरफोर्स एक्सरसाइज का आपको हम अपडेट देंगे, लेकिन पहले इस एक्सरसाइज का मतलब समझ लीजिए। वैसे तो इसका मकसद अपनी तैयारियों को परखना होता है, लेकिन इस बार दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास कर रहा है, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को सीधे तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी देशों की सैन्य तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने फाइटर जेट्स को रवाना किया है। जर्मनी ने अपने 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं। ब्लैक एक्सरसाइज में वैसे तो कुल 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग बहुत अहम है। दक्षिण चीन सागर में चीन का युद्ध अभ्यास और हाई सी में भी चीन की पहरेदारी के खिलाफ ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया में हो रही इस वॉर ड्रिल पर चीन की पैनी निगाह है, क्योंकि शी जिनपिंग के विस्तारवाद के सपनों के सामने ये देश सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन फसादी देश है और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लिहाजा चीन को हमेशा दूसरे देशों की एक्सरसाइज और सांगठनिक गठजोड़ की चिंता सताती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में हो रही वॉर ड्रिल ही नहीं, क्वाड देशों के गठबंधन को लेकर भी चीन चिंता जता चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश के सदस्य देश हैं और ये समूह चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता। उसे लगता है कि क्वाड के रूप में एशिया के भीतर नेटो जैसा समूह बना दिया गया है। बैठक के बाद चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश है। असल में चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने हैं। हिंद प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल पुथल की बात कहकर चीन एक तरफ से लकीर खींच रहा है। चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर सहयोग बढ़ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन की नीति की चर्चा आगे डिटेल में करेंगे। बहरहाल चीन को चाहे जितनी मिर्ची लगे, अमेरिका जापान का कवच है और अब यही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ करीब $200 करोड़ की चॉपर डील की है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका 40 ब्लैक हॉक UH-60M हेलीकॉप्टर देगा। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को सैनिक साजो सामान बेच रहा है, लेकिन चीन और ताइवान के बीच तनाव के बीच ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सौदा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तय करता है कि ताइवान पर हमला करते ही अमेरिका सामने होगा और तब ये उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा।
असल में पूरा खेल जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूगोल ही देशों के रिश्ते तय करता है और इस भूगोल पर कब्जे के कारण ही चीन सबका बैरी बना बैठा है। अमेरिका के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इसके सामने चीन के साथ जो देश खड़े हैं उनमें सिर्फ 2 देश शामिल हैं, कंबोडिया और लाओस। ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बाइडेन खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। जापान की धरती से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। समझा जा रहा है कि अमेरिका की इस तरह अपना गुट बनाने से चीन और भड़का हुआ है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी अलग ट्रेड डील रखी है जिसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं। इसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP कहा जाता है। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया और 10 एशियाई देश शामिल हैं। कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं, धन के लिए लड़ा जाता है और यही धन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति का कारण है और शी जिनपिंग की अमेरिका से दुश्मनी का कारण भी है। ताइवान का आकार देखें तो चीन को उस पर कब्जे से भौगोलिक रूप से बहुत फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ताइवान की चिप फैक्ट्री चीन के खजाने को भरने में बहुत मदद करेगी। लेकिन ताइवान चीन का तब होगा जब उसे एक साथ कई देशों से जंग जीतनी होगी और फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि चीन के आर्थिक हालात इस वक्त युद्ध में फंसने वाले बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन की तोपें आग उगलती रहेंगी, जिसका हासिल सिर्फ अमेरिका को भड़काना है। ताइवान पर मंडराते हुए युद्ध के बादलों के बीच अब हम आपको यूक्रेन जंग के एक ऐसे पहलू से वाकिफ करवाएंगे जिसकी हकीकत अमूमन दुनिया को पता नहीं चलती। कच्चा चिट्ठा में अब हम आपको ज़ेलेंस्की से गद्दारी करने वाली और उनकी हत्या कराए जाने पर एक बहुत ही सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन अगर मैदान जंग में रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहा है तो उसकी स्पाई एजेंसी अब चुन चुन कर उन एजेंट्स को खत्म कर रही है जो यूक्रेन से गद्दारी कर रहे हैं। इस स्पाई वॉर में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हिटमैन 14 दिन में 3 मिशन पूरे कर चुके हैं और वो भी राष्ट्रपति पुतिन के घर में घुसकर। कच्चा चिट्ठा में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हिट टीम कैसे काम करती है। ज़ेलेंस्की के निशाने पर यूक्रेन के गद्दार। यूक्रेन के मैदान जंग में ज़ेलेंस्की की डेथ स्क्वाड 14 दिन में पूरे की 3 किल मिशन। जंग में ज़ेलेंस्की के हिटमैन। यूक्रेन जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान पूरी दुनिया यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही के बारूद से फैलती तबाही और बर्बादी के मंजर की तस्वीरें देख रही है। लेकिन यूक्रेन और रूस की फौज के बीच मैदान जंग में जारी इस युद्ध के अलावा एक ऐसे फ्रंट पर भी एक ऐसी वॉर लड़ी जा रही है जिसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं।
यकीनन ये तस्वीरें हैरत अंगेज हैं और इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से गद्दारी करने वालों के लिए मौत का पैगाम छिपा है। मौत की इन दिल दहलाती तस्वीरों की हकीकत आपको बताएं, उससे पहले हम आपको उन 3 लोगों से रूबरू करवा दें जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डेथ स्क्वाड निशाना बना चुकी है। आस्कायर लयशेव 11 अगस्त 2022 लुहांस्क के स्टारोब्लिक्स शहर में कार बम धमाके में मौत। दारिया दुगीना 20 अगस्त 2022 रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम धमाके में मौत। इवान सुशको 24 अगस्त 2022 यूक्रेन के ज़ापोरिजिया शहर में कार बम धमाके में मौत। तीन चेहरे, 3 किरदार, 3 अलग शहर, लेकिन एक चीज है जो इन तीनों ही किरदारों को एक कड़ी से जोड़ती है और वो है इनकी मौत। दरअसल इन तीनों की मौत कार बम ब्लास्ट में हुई है और वो भी महज 14 दिन के अंदर। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों ही किरदारों की मौत की वजह भी बताए देते हैं। आस्कायर लयशेव 11 अगस्त 2022 लुहांस्क का स्टारोब्लिक्स शहर। महज 30 सेकंड के इस वीडियो में आस्कायर लयशेव की मौत की कहानी और वजह दोनों छिपी हुई है। एक सीसीटीवी में एक इमारत के पास सड़क पर काले रंग की कार नजर आती है और इससे पहले कोई समझ पाए उसमें एक जोर का धमाका होता है और कार आग की लपटों में घिर जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क के पास इमारत के बाहर खड़े 2 शख्स जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसी कार धमाके को दूसरे एंगल और दूसरे सीसीटीवी कैमरे से देखिए। धमाके के बाद सड़क पर कुछ नजर आ रहा था तो वो थे आग के शोले और काले रंग के धुएं का गुबार। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का आलम साफ देखा जा सकता है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की खबर के मुताबिक ये वीडियो रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के स्टारोब्लिक्स शहर की शेवचेंको स्ट्रीट का है और काले रंग की कार में आस्कायर लयशेव बैठे थे। आस्कायर लयशेव वो शख्स थे जो साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया इलाके पर रूस के कब्जे के बाद रूस के खेमे में चले गए थे। खबर के मुताबिक आस्कायर राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाने से पहले यूक्रेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी SBU में काम करते थे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें लुहांस्क में रूस समर्थित सरकार की खुफिया विभाग में बतौर एजेंसी हेड नियुक्त कर रखा था। रूस की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आस्कायर की मौत के पीछे यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की एक टीम का हाथ है। मतलब साफ है कि 8 साल बाद यूक्रेन ने आस्कायर से गद्दारी का बदला ले लिया। यूक्रेन के मैदान जंग से जो जानकारी हमें मिली है वो वाकई हैरत अंगेज है। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हिटमैन की एक टीम उन लोगों को रूस के कब्जे वाले इलाके में घुसकर निशाना बना रही है जिन्होंने यूक्रेन के साथ गद्दारी की थी। आस्कायर लयशेव यानी वो शख्स जो 2014 में यूक्रेन का साथ छोड़ रूस के खेमे में चले गए थे, अब 8 साल बाद यूक्रेन ने लयशेव से उस गद्दारी का बदला ले लिया है। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की के हिटमैन चुन चुनकर उस शख्स को टारगेट कर रहे हैं जो जंग में रूस का साथ दे रहा है। दारिया दुगीना 20 अगस्त 2022 रूस की राजधानी मॉस्को। आइए अब आपको इस कड़ी से जुड़ी दारिया दुगीना की मौत की हकीकत भी दिखा दें। सड़क किनारे आग की लपटों में घिरी एक कार, सड़क पर बिखरे तबाही के निशान और मौत के इस मंजर की तस्वीरें उतारते कुछ खौफजदा लोग।
ये तस्वीरें 20 अगस्त को मॉस्को में हुए उस कार बम धमाके की हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के वॉर प्लानर कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना की मौत हो गई थी। मामले की शुरुआती तफ्तीश करने के महज 48 घंटे बाद ही रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB ने एक महिला की तस्वीर जारी कर उसे दारिया दुगिना की मौत का जिम्मेदार बताया। FSB के मुताबिक दारिया दुगिना की हत्या यूक्रेन की एक लेडी जासूस ने की है। नाम नतालिया वोविक, उम्र 43 साल, पेशा यूक्रेन की जासूस। FSB का दावा है कि नतालिया ने अपनी कार मिनी कूपर में दारिया का पीछा कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और नतालिया जिस मिनी कूपर कार को चला रही थी वो कजाकिस्तान में रहने वाले उसकी दोस्त की है। FSB का कहना है कि अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद नतालिया 21 अगस्त को रूस छोड़कर एस्टोनिया फरार हो गई थी। FSB के मुताबिक नतालिया वोविक एस्टोनिया पहुंचने के बाद वहां से ऑस्ट्रिया भाग गई। नतालिया को आखिरी बार ऑस्ट्रिया के एक होटल में देखा गया था। वैसे दारिया की मौत से जुड़ा एक पहलू ये भी है कि नतालिया की मौत की जिम्मेदारी रूस के एक विद्रोही गुट नेशनल रिपब्लिकन आर्मी ने भी ली है। दारिया दुगिना की मौत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया था कि दारिया की मौत से यूक्रेन की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही नतालिया वोविक यूक्रेन की नागरिक है। Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить. І вона не знаходиться на території України, окупованої або тимчасово окупованої. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सफाई के बावजूद रूस का कहना है कि दारिया दुगिना की मौत के लिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ही जिम्मेदार है और फिलहाल रूस की खुफिया एजेंसियां दारिया की मौत की जिम्मेदार मानी जाने वाली लेडी जासूस नतालिया को बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही हैं। इवान सुश्को 24 अगस्त 2022, यूक्रेन का ज़ापोराजिया शहर। आइए अब आपको यूक्रेन के किल मिशन से जुड़े तीसरे किरदार यानी इवान सुश्को की मौत की सच्चाई भी बता दें। इवान की मौत का सच भी एक वीडियो की शक्ल में ही सामने आया है। इस वीडियो में आप शहर की एक सुनसान सड़क पर सफेद रंग की एक कार देख सकते हैं। इस वीडियो में कार ब्लास्ट की तस्वीरें तो नहीं दिखाई गई हैं, अलबत्ता धमाके के बाद कार की हालत देखकर ये अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भीषण रहा होगा। आस्कार लेवशेव अकेले शख्स नहीं है जिन्हें टारगेट किया गया है। इवान सुश्को को भी ठीक उसी तरह से निशाना बनाया गया जैसे आस्कार लेवशेव को बनाया गया था। 24 अगस्त को ज़ापोरिजिया शहर में इवान भी एक कार धमाके में मारे गए। खबर के मुताबिक इवान के कार में उन्हीं की सीट के नीचे बम प्लांट किया गया था। उन्हें टारगेट करने वाली यूक्रेन की डेथ स्क्वाड इसी तरह अब तक 3 किल मिशन पूरे कर चुकी है। डेली मेल की खबर के मुताबिक ये वीडियो यूक्रेन के ज़ापोराजिया शहर का है और फिलहाल ज़ापोराजिया शहर पर रूस का कब्जा है। वीडियो में नजर आ रही कार में इवान सुश्को बैठे थे। खबर के मुताबिक इवान भी ज़ापोराजिया शहर पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन का दामन छोड़ ज़ापोराजिया में रूस की मिलिट्री सिविलियन प्रशासनिक सरकार में बतौर अध्यक्ष काम कर रहे थे। दूसरे लफ्जों में इवान यूक्रेन की नजर में गद्दार थे। इन तमाम कार बम धमाकों के पीछे की स्याह हकीकत जो कहानी बयां कर रही है वो ये है कि अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जिन्होंने जंग के दौरान यूक्रेन का साथ छोड़ रूस से दोस्ती की है। फिलहाल राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की किल लिस्ट में ऐसे कितने और चेहरे और किरदारों के नाम शामिल हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय जरूर है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो कसम खाई है उसे पूरा करने के लिए
उनके हिटमैन अपनी जान पर खेलकर उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बहुत हिंसा हो रही है, यूक्रेन से लेकर ताइवान तक, और ताइवान के बाद अब एक और वॉर जोन तैयार है। इराक एक बार फिर जलने लगा है। 2 दशकों से अस्थिर इराक में एक नया संग्राम छिड़ गया है। ये संग्राम मुक्तदा अल सद्र के नाम पर छिड़ा हुआ है। इसे इराक में गृह युद्ध की नई शुरुआत कहा जा रहा है। बगदाद का ग्रीन जोन इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। गोलीबारी में यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है, 300 लोग घायल हुए हैं, और हालात अब ऐसे हैं कि अमेरिकी दूतावास का बचा कुचा स्टाफ भी भागने की सोच रहा है। कच्चा चिट्ठा में इराक में जारी इस तनाव पर यह रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इराक अगर अभी शांत नहीं हुआ तो दुनिया पर इसका असर यूक्रेन युद्ध से ज्यादा पड़ने लगेगा। इराक में इंतकाम की आग भड़की। इराक पर कब्जे की खूनी जंग शुरू। बगदाद का ग्रीन जोन बना जंग का मैदान। बगदाद में बगावत का वीडियो नंबर 1। बगदाद में मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। बगदाद में बगावत का वीडियो नंबर 2। बगदाद की सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर से भयंकर हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के धमाकों से बगदाद दहल रहा है। बगदाद में बगावत का वीडियो नंबर 3। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की खतरनाक फौज मेहंदी आर्मी जंग में कूद पड़ी है। बगदाद में बगावत का वीडियो नंबर 4। खतरा महसूस करते ही अमेरिका के दूतावास के कर्मचारियों को तुरंत बगदाद के ग्रीन जोन से बाहर निकाल लिया गया है। बगदाद में बगावत का वीडियो नंबर 5। बगदाद की एक सरकारी इमारत पर अधिकार करने के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने श्रीलंका की तरह वहां के स्विमिंग पूल पर भी कब्जा कर लिया। इराक में बगावत की 5 सबसे बड़ी तस्वीरें आपने देखी। सवाल यह है कि आखिर बगदाद में बगावत क्यों हो रही है? बगदाद की आग पूरे इराक में जंग का रूप क्यों ले सकती है? आखिर कौन है शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र, जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और बगदाद में खून खराबा शुरू हो गया? आखिर ये मुक्तदा अल सद्र की फौज मेहंदी फौज क्या है, जिससे पूरे इराक में शिया धर्मगुरु सद्र के विरोधी थर-थर कांपते हैं? दरअसल इराक के अंदर ये बगावत शुरू होने के पीछे सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा चेहरा है मुक्तदा अल सद्र, जो शिया धर्मगुरु हैं। डेमोक्रेटियत सौरियत सलमियत अव्वलन सुम्मा। और बगदाद का जो इलाका इस वक्त पूरे गृह युद्ध का मेन सेंटर है, वो जगह है बगदाद का ग्रीन जोन। ये बगदाद के अंदर 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जहां दूसरे देशों के दूतावास हैं। ये बगदाद का इंटरनेशनल जोन है और यहां से इराक की सरकार के कई अहम काम होते हैं। और यहीं पर अब जबरदस्त गन बैटल, हेवी वेपन से हमले किए जा रहे हैं। आखिर बगदाद के अंदर ये जंग शुरू क्यों हुई?
दरअसल अक्टूबर 2021 में इराक में चुनाव हुए थे। चुनाव में मुक्तदा अल सद्र की पार्टी को 73 सीटें मिली। मुक्तदा अल सद्र की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार नहीं बन सकी क्योंकि मुक्तदा की पार्टी बहुमत से दूर हो गई। मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए इराक की सुन्नी और कुर्दिश पार्टियों के साथ बातचीत भी शुरू की, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला तब फरवरी 2022 में सद्र के 73 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सद्र के विरोधियों ने कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क बनाया। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने 25 जुलाई को मोहम्मद शिया अल सुदानी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों की तरफ से सुदानी पर 2 आरोप लगाए गए। पहला ये कि वो ईरान की कठपुतली है और दूसरा ये कि वो करप्ट हैं। और इसके बाद इराक की संसद के बाहर मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने कैंप लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके विरोध में सद्र के विरोधी गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के भी समर्थक संसद के बाहर कैंप लगाकर प्रदर्शन करने लगे। 1 महीने से ये गतिरोध बना हुआ था। सद्र के समर्थक दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे थे और सद्र के विरोधी सुदानी के समर्थक सुदानी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और इसी गतिरोध के बीच जब मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास लेने की अचानक घोषणा कर दी और तब सद्र के समर्थक और उनकी फौज नाराज होकर बगदाद की सड़कों पर उतर आई। موجودين نكون ام لا نكون الثوره مستمره انا هسه انضربت ايدي وانكسرت ايدي راح اشبسها وارجع। और इस तरह इराक में गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई। बगदाद में ये सिविल वॉर की नई सुबह है जो फायरिंग से शुरू हुई। बगदाद के अंदर युद्ध जैसे हालात बन गए। ग्रीन जोन के अंदर मोर्टार शेल से हमले किए जा रहे हैं। सद्र के समर्थकों ने टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया है। शिया धर्मगुरु के समर्थक सड़कों को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए टायर जलाए जा रहे हैं। पूरे इराक को जाम करने की तैयारी है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हालात रात के वक्त नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि इराक के लोग जमीन पर लेटकर फायरिंग से बचने की कोशिश करते दिखे। बगदाद में रात भर हैवी शेलिंग होती रही। बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर बंदूक से सीधी फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। ग्रीन जोन में फायरिंग की डरावनी आवाजों से बगदाद दहलता रहा।